वो खामोशी से दबे पांव रसोई खाने में गई और खाना गर्म किया और दाजी के कमरे की तरफ चली गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर की तरफ चली गई। दाजान वो कमरे में आई तो वो सोफे पर बैठे नरमीन को देखकर खुश हुए और उसे अंदर बुलाया। आओ मेरी जान, हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं, आपने खाना नहीं खाया ना? नरमीन ने खफगी का इजहार किया और उनके बराबर में आ बैठी। दाजान ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, आपने नहीं खाया तो हम कैसे खा लेते? हमें माफ़ कर दें दाजान, हमें पता नहीं कैसे भूल गए कि हमारी वजह से आपने भी खाना नहीं खाया होगा। नरमीन की आंखें नम हो गईं। वो बेहद शर्मिंदा थे कि अपनी सोच में वो इतनी मगन हो गई कि ये भी भूल गई कि दाजान शुगर के मरीज़ हैं और इन्हें खाना वक्त पर चाहिए होता है। नहीं मेरी जान, आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? हम जानते हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और हम तो बुढ़ापे में आकर और नखरे वाले हो गए हैं। पहले आपकी बीजान को परेशान कर दिया करते थे, अब वो नहीं रही तो आपको करते हैं। दाजान को बोलते बोलते आंखें नम हो गईं। बीजान की याद में नरमीन ने हाथ बढ़ाकर उनकी आंखें साफ की और उनके हाथों पर बोसा दिया। आप कर लिया करें नखरे, हम हैं ना उठाने के लिए अपने दाजान के नखरे। नरमीन को खुद की आंखें आंसुओं से भर गई थी। सफ़ेद रंगत गुलाबी हो गई थी फौरन और आंखों में भी गुलाबी डोरे से छा गए थे। उसने निवाला बनाकर उन्हें खिलाया तो उन्होंने खाया और उसके सर पर हाथ रखा और उसे ढेर सारी दुआओं से नवाजा। बस इसलिए तो हम आपके नखरे उठाते हैं क्योंकि हमें मुफ्त में इतनी प्यारी प्यारी दुआएं मिल जाती हैं। वो उनका मूड बहाल करने के गर्ज से बोली और वो धीरे से हंसी। अचानक दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने दाजान ने दरवाजे की तरफ देखा। नरमीन के दरवाजे की तरफ पीठ थी। ले आ गई आपकी दोनों प्यारियां। इस वक्त इस पहर नरमीन के सिवा राहिमा और इसरा ही जाग रही थीं तो नरमीन ने अपने अंदाजे से कहा। दाजान होले से हंसे और आने वाले को इजाज़त दी। कबीर जो बाहर खड़ा कब से दाजान की आवाज़ सुन रहा था। यकीनन वो किसी से बात कर रहे थे, लेकिन किससे? सामने वाले की आवाज़ इतनी हल्की थी कि उसके कानों तक पहुंचने से कासिर थी। इसी तजस्सुस में उसने दरवाज़ा खटखटाया और दाजान की इजाज़त मिलते ही उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आया। सामने कोई लड़की उसकी तरफ पीठ करके बैठी थी और दाजान मुस्कुराकर उससे बात कर रहे थे। दाजान, उसने कहा तो नरमीन इस आवाज़ को सुनकर घबरा गई। दिल जोरों से धड़कने लगा। वो पहचान गई थी इस शख्स की आवाज़। अभी कल ही तो वो इस आवाज़ से मानूस हुई थी। सर पर तो उसके दुपट्टा था। गड़बड़ाकर उसने हिजाब से अपना चेहरा ढका। दाजान ने एक नज़र नरमीन को देखा और दूसरी नज़र कबीर को जो सामने खड़ा माथे पर एक बल डाले ये देखने की कोशिश में था कि कौन बैठा है। बरखुरदार सब्र करो। कबीर वहीं ठहर गया और नरमीन का दिल मानो हलक में आ गया था। वो इतना घबरा गई थी अचानक होने वाली इस सूरत हाल में। उसके इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, जाए या बैठी रहे, मुड़े या ना मुड़े, कि दाजान ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। नरमीन बेटा, आप जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं खाना खा लूँगा। कबीर जो इसी तजस्सुस में था, इस नाम को सुनकर उसके माथे से फौरी बल हटे। कबीर की नज़र उसी पर थी जो खामोश बैठी थी। नरमीन खामोशी से खड़ी हुई और पलटी। कबीर ने देखा हरे उसकी आंखों के रंग जैसे लिबास में खड़ी लड़की, जिसके सारे बाल हटा के उसका चेहरा उसके हिजाब में छुपा था सवाए आंखों के। वो हैरानी से इस मंजर को देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिनके उठने की चाह छुपके से उसके दिल ने की थी, वो नहीं जानता था लेकिन वो चाहता था। और फिर ऐसा हुआ। नरमीन की नज़र गैर इरादी तौर पर उसकी तरफ उठी। बस एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, और दोबारा उसकी नज़रें झुक गईं और वो खामोशी से उसके बराबर से गुजर गई और कबीर मानो उसकी आंखों के सहर में गुम हो गया। और बला का खूबसूरत मंजर था उन झुकी आंखों का उठना और फिर से झुक जाना। उसकी आंखों में बिखरे गुलाबी डोरे जो रोने के बाइस आए थे, उसकी आंखों को मजीद बला का हसीन बना रहे या था। कबीर की आंखों की पुतलियां साख सी उसे इसी जगह टिकी थीं जिस जगह से वो अभी गुजरी थी, इस एहसास के तहत कि वो आंखें अभी भी यहाँ मौजूद हैं और वो उनके सहर में डूबा था। उसने मुकम्मल खुद को ढका हुआ था, लेकिन वो आंखें तो इस सायरा ने ना ढकी हुई थी जिससे वो इस शहर में जकड़ गई थी। तादेर वो वहाँ खड़ा था कि दाजान की आवाज़ ने इसका सहर तोड़ा। कबीर, आओ अंदर। वो खामोशी से उनके पास आकर बैठ गया। दाजान भी समझ गए थे कि ये उनकी पहली मुलाकात थी सालों बाद, लेकिन अभी इस बारे में बात करना उन्होंने मुनासिब ना समझा। कबीर ने सर झटका। कैसी तबीयत है आपकी? खाना खाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक हूँ, बस नरमीन बेटी के साथ खाना खाने की ऐसी आदत डली है कि हलक से नवाला नहीं उतरता, तो उसे चाहिए कि जब वो जानती है कि आप उसके साथ खाते हैं तो वह वक्त से खाए। ये नखरे दिखाने का मतलब? वो फ़ौरन अपनी टोन में आया था। उसे दाजान की तबीयत का एहसास था, न खाने की बाइस उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। दाजान ने उसे टोका। मेरी बेटी के बारे में इस तरह बात ना करो। वो नखरा नहीं, 5 साल पहले जब तुम्हारी बीजान हमें छोड़कर गई थी तब दिन रात हमारी खिदमत करी है, हमारा ख्याल रखा है। अगर इन 5 सालों में वो आज अपनी तबीयत की वजह से भूल गई तो ये नखरा हरगिज़ नहीं है। दाजान, नरमीन के खिलाफ 2 अल्फाज भी सुन लें, ऐसा मुमकिन कहाँ था? कबीर खामोश हो गया। दाजान को इस लड़की की तरफ दारी करते देख वो जानता था वो हमेशा से यही करते थे। अच्छा चलें, आप सो जाएं, रात बहुत हो गई है। वह खामोशी से उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ चला गया।
दाजान उसके जाने के बाद काफ़ी देर तक इस बारे में सोचते रहे। वो जानते थे नरमीन के दिल के राज उसकी आंखों में दिखा था। उन्होंने मोहब्बत का जहां आबाद था, वो अपनी पोती से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो चाहते थे कि वो उनके सामने रहे और इसी तरह इन्हें कबीर भी अजीज़ था। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो कबीर और नरमीन की शादी देखें, लेकिन इन्हें कबीर की तरफ से बहुत खदशे थे। उसकी आंखों में उन्होंने बगावत देखी थी। उन्हें डर था कि उस दिन का जब कबीर उनकी सोच को सच साबित कर दे। वो अपने कमरे में आया और इस हवेली की सबसे शानदार कमरा था उसका। दरवाज़ा खुलते ही सामने बनी दीवार पर बना उसका पोर्ट्रेट और उसके नीचे जहाजी साइज बेड, दाएं तरफ रखे 2 शाही तर्ज में बने सोफे और उनके बीच में रखी खूबसूरत सी बनी टेबल, उसके साथ लगे खूबसूरत सफ़ेद रंग के पर्दे, बाएं तरफ रखी खूबसूरत तर्ज में बनी ड्रेसिंग टेबल और उसी के साथ अंदर की तरफ बनी अलमारी और कमरे के साथ बना छोटा सा लाइब्रेरी रूम। उसके कमरे में की हर चीज़ सफ़ेद रंग की थी, दीवार का रंग, पर्दे, सोफे और फर्नीचर। ये कमरा उसी के डिज़ाइन के मुताबिक बनाया हुआ कमरा था, जो हवेली में बने हर कमरे से बढ़कर खूबसूरत था। ये कबीर खानज़ादा का कमरा था। ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक शर्ट पहने, बाल बिखरे माथे पर, वो इस वक्त भी बलाका हसीन लग रहा था। वो अपने कमरे में आया और रिमोट से लाइट ऑफ करके लेट गया। आंखें बंद की तो आंखों के सामने वो 2 काली स्याह आंखें आ गईं। कबीर ने फ़ौरन अपनी आंखें खोल दी। उसे अचानक घबराहट होने लगी थी। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर दी तो आंखों के सामने दोबारा वो आंखें आ गईं। वो परेशानी से उठ बैठा। ये क्या हो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। वो उठा, साइड लैंप ऑन किया और पानी पीने लगा। वो क्यों उसके जहन पर आ रही है उसे समझ नहीं आ रहा था। सारी रात उसकी आंखों में कटी और वो नहीं जानता था इसके साथ क्या हो रहा है। वो कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद कर गई थी। हैरत से अपने दिल पर हाथ रखे वो खामोश खड़ी थी। आंखों की पुतलियां साख्त थीं। वो एक लम्हा जब उसकी नज़रें उठी थीं और फिर झुक गई थीं, इस एक लम्हे में उसने जाना वो कितना हसीन हो गया था, कितना खूबसूरत। हरी काई सी गहरी आंखें, बाल माथे पर बिखरे, हल्की दाढ़ी में वो कितना दिलकश लग रहा था। उसने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा था जो धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। वो खामोशी से आई और बिस्तर पर बैठी। रात का 1 बज रहा था। वो लेट गई सोने के लिए। आज फिर पूरी रात उसके ख्यालों में इस शख्स का राज था जो हमेशा से उसके दिलो दिमाग में बसा रहा था। सुबह के सूरज ने चारों पैर रोशनी कर दी थी। खान हवेली में सुबह नाश्ते का वक्त था। घर के सारे मर्द जमा थे और नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। दाजी पहले ही नाश्ता कर चुके थे, लेकिन फिर भी सरबराही कुर्सी पर सबके साथ बैठे थे। लाला, आप हमारे लिए कुछ नहीं लाए क्या? मोरे ने तो हमारी लिस्ट आपको दी ही नहीं थी। शाज और फास नाश्ते की टेबल पर बैठे अपना दुखड़ा रो रहे थे, जो ये समझ रहे थे कि कबीर उनके लिए कुछ नहीं लाया। मोरे ने लिस्ट नहीं दी थी, लेकिन तुम दोनों जो रोज़ वीडियो कॉल करके मुझे अपनी चीज़ें गिनवाते रहते हो, मैं कैसे भूल जाता। कबीर उनके उतरे चेहरे देख महफूज हुआ था, लेकिन ये सुनने के बाद शाज और फाज अपनी जगह से खड़े हुए थे और खुशी से कबीर के बगलगीर हुए थे। कबीर, लाला आप बहुत अच्छी हैं, चले फिर हमें दिखाएं सब। तुम दोनों का दिमाग ख़राब है क्या माड़ा? उसे नाश्ता तो करने दो। शाहीन बेगम अपने ढोलू भोलू की फरमाइशों से तंग आकर बोली थीं। सब बड़े उनकी नौटंकी देख मुस्कुरा उठे। लाला, आप नाश्ते के बाद तैयार हो जाइएगा। दाजान ने कहा है कि आपको गांव के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों से मिलवाना है। फरदान ने अपनी बात कही तो कबीर ने तासरात सपाट किए और असबात में सर हिलाया। वो सब समझ रहा था ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। फिलहाल वो खामोश था, लेकिन उसने सोच लिया था वो ज़्यादा देर खामोश नहीं रहेगा। वो आज ही सारी बात दाजान से क्लियर कर देगा। हम कितने हसीन हैं ना इसरा, लगता है खुदा ने बहुत प्यार से बनाया है हमें। इसरा और रहमा इसरा के कमरे में बैठी थी। जब रहमा शीशे में देख अपने गुन गाने लगी। बस कर दे रहमा, आप ही ये देखें, रियाजी का सवाल हल नहीं हो रहा हमसे, प्लीज़ हमारी मदद करें। तुम्हारे फरदान लाला कहाँ हैं? इनसे कहो वो करवाएंगे। हीरो बनकर घूमने के अलावा करते ही क्या हैं वो? फरदान जो इसरा के कमरे में ही आ रहा था, अपनी शान में कसीदे सुनते ठहर गया। अगर फरदान लाला ने ये सुन लिया ना, तो वो आपके इस खूबसूरत चेहरे का एक आध नकुश इधर उधर कर देंगे। इसरा जो अपने भाई के गुस्से से वाकिफ थी, उसने धमकाना मुनासिब समझा। हमारे सामने उनकी ज़ुबान भी नहीं खुलती, इन खूबसूरत नकुश को हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। रहमा अपनी नाक नीची कर ले, ऐसा कहाँ मुमकिन था। बाहर फरदान ने उसकी बड़कियों पर मुठ्ठियाँ भींजी और अंदर की तरफ खामोशी से कदम रखा। रहमा के दरवाजे की तरफ पीठ थी। वो खामोशी से दरवाज़ा बंद करके उससे लगकर खड़ा हो गया और इसरा को खामोश रहने का इशारा किया, जो उसे ही देख चुकी थी। मुझे लगता है आप थोड़ा ज़्यादा बोल रही हैं। इसरा ने रहमा को बचाने की छोटी सी कोशिश की। तुम्हें नहीं पता, सबके सामने वो बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, लेकिन जब कभी अकेले में टकरा जाते हैं तो सॉरी सॉरी करते हैं हमारे सामने। फरदान लाला से आप अकेले में टकराती भी हैं? इसरा ने हैरानी का इजहार किया तो रहमा को अपनी बात का अंदाज़ा हुआ तो गड़बड़ा गई। हमारा मतलब इंसान कभी टकरा जाता है, कभी कहीं जा रहा होता है। रहमा घबराकर उल्टे सीधे अल्फाज अदा करने लगी। फरदान जो पीछे खड़ा रहमा की गोहर अफशानियाँ सुन रहा था, मुतबस्सम होकर उसे देखने लगा। फरदान लाला, आप ही बताएं क्या सही है और क्या गलत? इसरा रहमा के पीछे झांककर इशारे से उसे बताने की कोशिश करने लगी।
तुम्हें लगता है तुम इस तरह से हमें फरदान लाला के नाम से डराओगी और हम डर जाएंगे? अरे हम उनसे नहीं डरते बरते, हम तो बहुत बहादुर हैं। वो हाथ नचाते हुए बोलते बोलते पलटी और दीदे फाड़े फरदान के सामने खड़े देख रह गई और मुंह से निकलते सारे अल्फाज हलक में ही कहीं दब गए। थूक निकलते उसने सामने देखा जहां उसे ही खूनख्वार नजरों से देख रहा था। गुड़िया, तुम्हें दाजान बुला रहे हैं, जाओ उनकी बात सुनकर आओ। वो रहमा की आंखों में देख इसरा से मुखातिब हुआ था। इसरा खड़े होकर रहमा की तरफ देखकर उसकी सलामती की दुआ करते बाहर की तरफ रवाना हुई। रहमा ने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा और दूसरी नज़र फरदान को, जो उसे ही सर्द नजरों से देख रहा था। ग्रे रंग की कुर्ता शलवार में वो बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन चेहरे के तासरात देख उसने दिल में कलमा पढ़ा, तो मुझे हीरो बनकर घूमने के अलावा और कोई काम नहीं। उसने एक नज़र रहमा की तरफ बढ़ाते हुए कदम पूछा तो रहमा के कदम पीछे हटे। नहीं, आप कहाँ से हीरो लगते हैं? फरदान ने एक अब्रू उठाई तो उसने घबराकर अपने अल्फाजों पर गौर किया। मेरा मतलब आपको तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। वो फीका सा मुस्कुराकर अपने अल्फाज बदल गई। और तुम्हारे सामने मेरी ज़ुबान भी नहीं खुलती। उसने एक कदम फिर रहमा की तरफ बढ़ाया तो रहमा के कदम फिर पीछे हटे। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि आप कम कम बोलते हैं ना। वो बिला वजह झूठा कहका लगाते पीछे हो रही थी, जुबान उसका साथ छोड़ रही थी। और मुझे याद नहीं आ रहा कब मैंने तुम्हें सॉरी बोला था। वो सोचने की अदाकारी करने लगा और रहमा को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां सुनाई देने लगीं। ये सब हमने क्या बोल दिया? वो मुंह में परेशानी से बुड़बुड़ाने लगी, जो फरदान के कानों तक उसके करीब आने से बाआसानी पहुंच चुकी थी। उसने फिर रहमा की तरफ कदम उठाए तो रहमा, जो लगातार पीछे हो रही थी, दीवार से टकरा गई और फरदान ने फिर एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। फरदान ने दीवार के एक तरफ उसके हाथ रखते उसे देखा, जो गुलाबी रंग के कपड़े पहने दुपट्टे के हाले में माथे पर पसीना लिए उसके सामने खड़ी थी। तुम्हारे माथे पर तो पसीना आ रहा है, लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि तुम बहादुर हो। हाँ, तो हम रहमा रहमान खानज़ादा हैं। हम किसी से नहीं डरते। वो अपनी बहादुरी के मुजाहरे यकीनन दिखाती अगर फरदान इतना करीब ना खड़ा होता। तो फरदान अपना रुमाल निकालकर उसके माथे से पसीना साफ करने लगा। रहमा उसके इतने करीब आने पर अपना सांस तक रुक गई और हैरानी से उसे देखने लगी, जो अपना रुमाल इस्तेमाल कर रहा था। अगर तुम अपनी बहादुरी के मुजाहरे मुझे इस तरह से दिखाने लगी हो तो मत दिखाओ। मैं नहीं चाहता मैं कमारा मरूं। फरदान ने रहमा की सांस रोकने वाली हरकत पर इशारा करके कहा तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। इस बात उसके सर पर से गुजर चुकी थी। क्या मतलब? वो सुन दमाग के साथ उसे देखने लगी। सांस लो। कबीर ने उसके इतने करीब आकर रहमा की आंखों में देखते अपना हुक्म जारी किया। आप पीछे हो जाएं पहले, उसने डरते डरते कहा और फरदान के माथे पर बल पड़ते देख प्लीज़ लगाकर अपना जुमला मुकम्मल किया। फरदान ने 2 कदम पीछे लिए तो रहमा को अपने इर्द गिर्द ऑक्सीजन का एहसास हुआ। अपनी ज़ुबान इतनी ही खोला करो जितनी बर्दाश्त कर सको बाद में। ये जो तुम पटर पटर बोलती हो ना, किसी दिन जान से जाओगी मेरे हाथों। फरदान खानज़ादा फ़ौरन अपनी टोन में वापस आया था। हमारी ज़ुबान है, हमारी मर्ज़ी। रहमा, जो नीचे नज़रें रखे पता नहीं क्या तलाश कर रही थी, फरदान के अल्फाज सुनते अपनी ज़ुबान पर ब्रेक ना लगा सकी, लेकिन फिर उसकी सर्द नज़रें देख अपनी ज़ुबान पर एक बार फिर गुस्सा आया। तुम? फरदान कुछ कहने ही लगा था कि इसरा वापस कमरे में आ गई। फरदान लाला, आपको कबीर लाला बुला रहे हैं डेरे पर जाने के लिए। फरदान ने एक सर्द नज़र राहिमा पर डाली और चला गया और राहिमा खुशी से इसरा के गले लग गई। हमारी प्यारी बहन, आज तुमने हमें बचा लिया, वरना ये पागल पठान। इसरा के माथे पर बल पड़ते देख उसने अपने अल्फाज बदले। हमारा मतलब है, वरना फरदान लाला तो आज यहीं हमारा मकबरा बना देते। वो फीका सा मुस्कुराकर अपनी जान बख्शी पर खुश होने लगी। हाँ, तो अपनी जान भी आप खुद ही फंसाती हैं। अच्छा चलो बस करो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल हल करके दूँ। फरदान और कबीर डेरे की तरफ रवाना हुए थे। फरदान ड्राइव कर रहा था जब उसकी आवाज़ आई। क्या सोच रहे हैं आप लाला? क्या इरादा है फिर? मैं जो सोच रहा हूँ उसी पर अमल करूँगा और आज दाजान इस बारे में लाजमी बात करूँगा। कबीर बाहर सड़क पर नजरें रखे किसी गहरी सोच में गुम था। सरदार, आप कुछ करें। हमारी बेटियां बाहर शहर जाकर नहीं पढ़ सकती। हम चाहते हैं कि यहीं गांव में कॉलेज यूनिवर्सिटी हो जहां हमारी बेटियां महफूज रहकर तालीम जारी रख सकें। बड़े सरदार लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं, इसलिए वो यहाँ कोई तालीमी इदारा तामीर नहीं करवाते। आप तो बाहर से आए हैं, समझे हमारी बात को। शहर में दाखिला करवाओ तो रास्ता में मलिक शहबाज के लोग आ जाते हैं और 1-2 बार तो उन्होंने हमारी बेटियों के साथ, ये कहते वो फूट फूट कर रोने लगा। कबीर ने यह सुनते गुस्से से हाथों की मुट्ठियां भींजी। फरदान गुस्से में खड़ा हो गया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव की औरतों पर नजर रखने की? आखिर कब तक ऐसा ही होता रहेगा? वो यहाँ की इज्जतों पर हाथ डालते रहेंगे, तुम उन्हें मारोगे पीटोगे, फिर यही होता रहेगा। आखिर कब तक? कबीर की शरियाने गुस्से से फटने को थीं। करता हूँ मैं बात आज दाजान से। कबीर ने आतहिया कर लिया था कि वो इस जहालत को ख़त्म करके रहेगा। दाजान अपने कमरे में अपने तीनों साहबजादों के साथ बैठे थे।
बुरहान, हमें लगता है चूंकि कबीर अब वापस आ गया है तो हमें जल्द अज जल्द अपने फ़र्ज़ अदा कर देने चाहिए। कहीं ना कहीं दाजान के दिल में जो डर था वो उसे छुपा रहे थे। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। मैं कबीर और फरदान से इस बारे में बात करूँगा, अगर आप कहें तो। नहीं, तुम नहीं, हम बात करेंगे इन दोनों से, ख़ास तौर पर कबीर से। दाजान किसी गहरी सोच में गुम थे। जी, जैसा आपको मुनासिब लगे। लेकिन इसरा अभी छोटी है दाजी, मैं उसकी शादी अभी नहीं करना चाहता। लेकिन बुरहान, मैं चाहता हूँ कि इसरा का भी निकाह हो जाए, फिर जैसा मुनासिब लगेगा उसकी रुखसती कर देंगे। बुरहान खानज़ादा दाजी की बात सुन खामोश हुए थे और इस बात में सर हिलाकर अपनी रज़ा जाहिर की थी। रिजवान खानज़ादा और रहमान खानज़ादा ने भी मुस्कुराकर अपनी रजामंदी का इजहार किया था और अब दाजान कबीर से बात करने का इरादा रखते थे। जिसके खुद के इरादे क्या थे वो इस बात से नावाकिफ थे। रात के साए ढल गए थे। नरमीन दाजी के कमरे में इन्हें दूध देने गई। आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। नरमीन ने मीठी सी मुस्कान के साथ इन्हें देखा, जो सफ़ेद पोश काली चादर से खुद को ढके काफ़ी बुजुर्ग लगे उसे। बीजी के इंतकाल के बाद से वो दिन ब दिन ढल रहे थे, लेकिन नरमीन उनका बहुत ख्याल रखती थी। ये लें, गर्म दूध पी लें दाजान। वो उनके साथ बैठी उनके हाथ में दूध का गिलास पकड़ाया। हमें आपसे कुछ बात करनी थी बेटा। जी कहें दाजान। आज हमने, आपके बाबा और बाकी सब बड़ों ने मिलकर ये फैसला किया है कि आप लोगों के फ़र्ज से पूरे हो जाए। कबीर भी अब आ गया है तो हमें लगता है किसी किस्म की देर नहीं करनी चाहिए अब। नरमीन दाजान की बात सुन रही थी, नज़रें नीचे करे वो खामोश थी, लेकिन उसके अंदर ये बात सुनकर जो उधम बरपा हुआ था उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। आपको जो जैसा मुनासिब लगे दाजान। दाजी ने खुशी से उसके सर पर हाथ रखा। जीती रहो हमारी बेटी। नरमीन खुश थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में कई सवाल थे। क्या दाजी ने कबीर से बात कर ली होगी? उसने क्या कहा होगा? ये सब वो कहना चाहती थी, लेकिन ज़ुबान से ना कह सकी। वो खामोशी से उठती, गिलास खाली हाथ में लिए चेहरा ढके वहाँ से रसोई खाना की तरफ रवाना हो गई। नरमीन जो किचन में दूध का गिलास रखने आई थी, जैसे ही पलटी उसके सामने कोई काला साया खड़ा था। वो घबरा गई और घबराहट में उसके मुँह से हल्की सी चीख निकली और 2 कदम दूर हुई, लेकिन घबराहट में हाथ से नकाब छूटने ना दिया। वो डर के मारे अपनी बड़ी बड़ी काली स्याह आंखों को मजीद बढ़ा किए खड़ी थी। आप कौन? नरम लहजा, खूबसूरत आवाज़। चांद की रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें, हाँ ये वही आंखें थी जो उसने रात देखी थी। इन्हीं आंखों की वजह से वो रात भर सो नहीं पाया था, और फिर से वही आंखें। वो उसकी आवाज़ सुनता और उसकी आंखें देखता किसी शहर में गुम हो गया था। हाँ, वो शहर ही तो थी जिसने उसे कल रात भी जकड़ लिया था और आज फिर वो उसके सामने थी। वो नरमीन की आंखों में कहीं गुम हो गया था, जैसे पलक झपकेगा तो वो कहीं गायब हो जाएगी। नरमीन घबराकर उसकी तरफ से निकलने लगी थी, लेकिन वो फिर उसके आगे आ गया था। वो घबराकर 2 कदम पीछे हुई। अपनी बेबसी देख उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कौन था? अंधेरे में उसका चेहरा भी उसे नज़र नहीं आ रहा था। हमें जाने दे प्लीज़। उसकी नज़रें नरमीन की आंखों में कहीं गुम हो गई थीं। इसकी आंखों में आंसू हसीन लग रहे थे, बेतहाशा हसीन। वो खामोशी से खड़ा वो आंसू देख रहा था जो आंख से छलक कर नकाब में जज्ब हो रहे थे। अचानक उसने कदम आगे की तरफ बढ़ाया, बेअख्तियारी में बढ़ा हुआ कदम। वो किचन में स्लेब से लगकर खड़ी हो गई थी। आंखों में से आंसू जारी थे और दिल में अल्लाह से मुखातिब थी। वो साया इससे 1 कदम की दूरी पर खड़ा था। चेहरा उसके करीब किया तो नरमीन की धड़कनें रुक गईं और वो सख्ती से आंखें मीच गईं, जो उसके कान के करीब झुकते गंभीर आवाज़ में बोला, तुम्हारी आंखें बहुत हसीन हैं। नरमीन की आंखें सख्ती से बंद थीं, लेकिन ये आवाज़, ये तो कबीर खानज़ादा की आवाज़ थी। तो क्या ये वही था? वो अपनी सांसें तक रुक गई थी। उसने क्या कहा था? वो कोई दूसरी ज़ुबान थी। वो समझ ना सकी, लेकिन इस आवाज़ को वो पहचान सकती थी। उसने अचानक आंखें खोलीं और वो उसे धक्का देते वहाँ से भाग गई थी, और अपने कमरे में जाते दरवाज़ा बंद करते वो दरवाजे से लगी गहरे सांस ले रही थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। कबीर जो अभी हवेली में दाखिल हुआ था, उसे अंधेरे में किचन से आवाज़ आई। उसे हैरत हुई कि इस तरफ से तो अंधेरा है, फिर आवाज़ वहाँ से। वो दबे पाँव इस तरफ गया तो वहाँ कोई लड़की थी, सर पर दुपट्टा लिए, लेकिन इस लड़की की पीठ थी इस तरफ। उसके दिल ने कहा, शायद ये वही है जो कल रात दाजी के कमरे में थी। अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती चांद की रोशनी में वो देख सकता था। वो रोशनी सीधा उस लड़की के वजूद पर पड़ रही थी। वो इनमें डूबा था कि उसके धक्का देने से वो अपने होशो हवास में लौटा था। ये क्या था? वो क्या कर रहा था? उसका दिमाग इस वक्त बिल्कुल खाली था। उसे हैरानी हुई उस पर भी, जो अभी उसे यहाँ से धक्का देकर भागी थी, और ख़ुद पर भी वो इतना बेख्तियार कैसे हो सकता था? वो कमज़ोर नफ्स का इंसान तो ना था, फिर कैसे वो इन आंखों में गुम हो गया था? वो अपना सर झटकते दाजान के कमरे की तरफ बढ़ा था। ये सब जो भी हो रहा था ठीक नहीं था। दरवाजे की आवाज़ सुनते दाजी ने उसे अंदर आने की इजाज़त दी थी। आए ये बरखुरदार, हम आपसे ही मिलना चाहते थे। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो उनके पास बैठा था। तबीयत कैसी है आपकी दाजान? हम ठीक हैं, बस उम्र का तकाजा है। अब इस उम्र में तो ये सब होता रहेगा। कैसी बातें कर रही हैं दाजान, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। कबीर, हम चाहते हैं कि बचपन में जो माहिदा तय पाया था अब उसकी तकमील हो जाए।
ये सुनकर कबीर ने खामोशी से नजरें नीचे की थीं। इसी बात से वो बचना चाह रहा था, लेकिन आज शायद वो वक्त आ गया था। मैं समझा नहीं आपकी बात का मकसद। वो जानकर भी अनजान बन गया। हम चाहते हैं आपकी और नरमीन की अब शादी हो जानी चाहिए। दाजी ने उसको अनजान बनते देख अपनी बात फिर दोहराई थी। कबीर ने जब से अपनी मुट्ठियां भींची और नजरें नीचे की अपना जुमला मुकम्मल किया। दाजान, मैं ऐसा नहीं चाहता। क्या मतलब है आपका? दाजी ने सुनते ही अपने माथे पर बल डाले थे। दाजान, मैं आपके फैसले की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं इस रवायत में नहीं बंधना चाहता। मैं नरमीन खानजादा से शादी नहीं करना चाहता। ये कहते एक पल को उसके सामने वो दो आंखें आई थीं जिसका वो असीर होता जा रहा था, लेकिन इस बात से वो खुद ही नावाकिफ था और नहीं जानता था कि जिस नेमत के लिए कोई मर रहा है वो उसे मुफ्त में मिल रही है। कबीर, ये क्या बोल रहे हो तुम? वो तुम्हारे बचपन की मंग है, तुम उससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। दाजान का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया था। जिसका डर था वही हुआ था। वो ये बात सुनना भी नहीं चाहते थे जो कबीर आराम से बोल गया था। दाजान, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ, वो कैसी है कैसी नहीं, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। मैं किसी भी लड़की से ऐसे शादी नहीं, हरगिज़ नहीं करूँगा। वो कहते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे नाम पर बैठी है और तुम उससे बात से मुकर नहीं सकते। वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम पर नहीं बैठेगी। वो मंग थी, बीवी नहीं, जो सारी उम्र मेरे नाम पर बैठेगी। रात हो गई है, अभी जाकर सो जाए। हमें उम्मीद है सुबह आपका जवाब ये नहीं होगा। दाजान की सख्ती भरी आवाज़ सुनकर कबीर खामोश हुआ था। उनकी तबीयत का ख्याल करके वो वहाँ से उठ खड़ा हुआ। आप मुझे एक रात का वक्त देंगे, 1 साल का, जवाब नहीं बदलेगा। वो कहता वहाँ से चला गया और पीछे दाजान किसी गहरी सोच में डूब गए। कबीर खानजादा, शादी आपकी सिर्फ नरमीन खानजादा से ही होगी। वो गुस्से में भरा अपने कमरे में आया था। ऐसा नहीं हो सकता, मैं जिस लड़की को जानता तक नहीं उससे शादी कर लूँ। सोच सोच कर उसका दिमाग की नसें फूल चुकी थीं। इतने में उसका मोबाइल बजा। हेलो, कैसा है यार, कहाँ गायब है? तूने तो जाकर कॉल ही नहीं करी। बस यार, यहाँ आकर थोड़ा मसरूफ़ हो गया था। हाँ हाँ, कहीं वहाँ तुझे तेरी मंग पसंद तो नहीं आ गई जो दोस्तों को भूल गया और हम और अर्श शोखियाँ झाड़ी। कबीर की आंखों के सामने थोड़ी देर पहले का मंजर लहराया। उसकी भीगी भीगी आंखें, खूबसूरत आवाज़। उसके दिल ने कहीं से आवाज़ दी थी कि कबीर खानजादा, तुमने जितना जाना है वो एक सहर लड़की है। तुम्हें अगर उसे पूरा जान बैठे तो होश ना गवा देना। हेलो, तुझे आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ हाँ आ रही है। क्या हुआ, कुछ हुआ? अरहम ने सवाल किया तो कबीर ने पेशानी मसली। अभी दाजान से बात करके आ रहा हूँ। अपनी बात साफ लफ्ज़ों में समझा दी। मैं किसी सूरत यहाँ शादी नहीं करूँगा। तूने बात कर ली है तो परेशानी किस बात की? जितना मैं दाजान को जानता हूँ वो अपनी ज़ुबान से नहीं फिरेंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ? तू फिक्र नहीं कर, जब तूने कह दिया है तो अपनी बात पर डटे रहना। कबीर की परेशानी भरी आवाज़ सुन अर्श ने अपना मशवरा दिया। तू एक बार देख ले, जान ले, क्या पता जैसा तू सोच रहा है वो वैसी ना हो। अरहम ने कुछ सोचकर कहा। कैसी बात कर रहा है अरहम? वो गांव में रहती है, होगी कोई गवार सी, अनपढ़, अजीब सा। उसका कोई ड्रेसिंग सेंस होगा, रंग बिरंगी मेकअप में नहाई होगी। गांव की लड़कियां इसी टाइप की होती हैं। कबीर के सामने वो मंजर लहराया जब उसने नरमीन को पहली बार देखा था। हरा काई से गहरे कलर का सादा सा फ्रॉक, बिल्कुल उसकी आंखों की तरह, और चूड़ीदार पहने, सर पर दुपट्टा लिए, चेहरा ढके, बस वो 2 आंखें। बेख्तियार उसके मुंह से निकला, नहीं वो ऐसी नहीं है, वो बहुत। इतना कहते उसे होश आया और सर झटका। ये इसे क्या हो रहा था? मेरा मतलब वो चेहरा छुपाती है, शायद पर्दा करती है। मैंने उसे जब भी देखा है वो चेहरा ढक कर ही मेरे सामने आई है। कबीर ने बताया तो वो दोनों सोच में पड़ गए। हो सकता है उसका चेहरा ख़राब हो तभी वो चेहरा ढकती हो। अर्श ने हमेशा की तरह अपनी कम अक्ली का मुजाहरा किया था और हमने अपना सर पीटा और कबीर ने अपने सामने दीवार को ऐसे घुरा जैसे वो अर्श ही है और हमने उसकी कमर पर घोंसा जड़ा। बकवास मत किया कर। लेकिन उसकी आंखें खूबसूरत हैं। कबीर के बेख्तियारी में कहे गए अल्फाजों से अरहम और अर्श को चुप लग गई। तो यार, पहले यहाँ वो भी एमिली थी, तेरे पीछे पागल थी। उसकी आंखें भी तो कितनी हसीन थी, बल्कि वो तो पूरी ही हसीना थी, सर से पैर तक। उसे तो तूने कभी नहीं कहा ऐसा। तू इस हजाबी मैडम की तरफ आंखें देखकर तो उसकी तारीफ़ कर रहा है। अपना असूल भूल गया कि कबीर खानजादा के अलावा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। मुझे लगता है अर्श तेरी पर्सनल दुश्मनी है हिजाबी मैडम के साथ, अरहम ने चिढ़कर कहा तो अर्श ने ऐसे ही सर हिलाया जैसे बाकी वो उसके पैसे चुराकर भागी है। कबीर खामोश खड़ा और किसी सोच में गुम उनकी बातें सुन रहा था। बाकी वो तो अपने अलावा किसी को तारीफ़ के काबिल नहीं समझता था। उसने अपना सर झटका और वापस अपनी टोन में आया। तू सही कह रहा है अर्श, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन अपने फैसले से हरगिज़ भी पीछे नहीं हटूंगा मैं। अरहम खामोश खड़ा था और वो उसे नज़रिया से नहीं सोच रहा था जिससे कबीर और अर्श सोच रहे थे। वो खामोश था कि आगे क्या होता है। नरमीन अपने कमरे में आकर बैठी, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। हाँ, वो कबीर ही था, लेकिन इसे क्या हुआ था? वो उसके इतने करीब आया था, ये सोची उसके पसीना छोड़ रही थी। उसने माथे से पसीना साफ किया और वॉशरूम फ्रेश होने चली गई। जब वो सोने के लिए लेटी तो आंखों के सामने फिर वही मंजर लहराया।
یہ کیا کہا تھا उसने؟ یقیناً وہ ترکش زبان تھی، لیکن نرمین اس زبان سے واقف نہ تھی۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، شدید گھبراہٹ۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ کیا واقعی کبیر خانزادہ شادی کے لیے راضی ہے؟ یہ بات سوچتے اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان آئی تھی۔ وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ آگے اس عشق نے اس سے کئی امتحان لینے ہیں، اور بے شک خدا جس سے محبت کرتا ہے اس سے امتحان بھی لیتا ہے، اور وہ تو اللہ کی محبوب بندی تھی۔ اس کی زندگی میں آگے کتنے امتحان تھے ان سے ناواقف تھی۔ صبح 7 بجے وہ باہر سے واک کر کے واپس آ رہا تھا۔ نیوی بلو ٹریک سوٹ میں وہ واقعی مبہوت کر دینے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا کہ پیچھے سے اسے برہان خانزادہ کی آواز سنائی دی، کبیر۔ جی بابا۔ وہ پیچھے پلٹا تو وہ اسی سے مخاطب تھے۔ ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے، ناشتے کے بعد فریش ہو کر ملاقات کریں گے ہم۔ ٹھیک ہے بابا۔ وہ فریش ہونے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ ناشتے کے بعد فردان اور کبیر برہان خانزادہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری اولاد اس بات سے انکار نہیں کرے گی۔ فردان اور کبیر نے ایک نظر ایک دوسرے کی طرف اور پھر اپنے باپ کی طرف نظر کی۔ ہم چاہتے ہیں آپ دونوں کی شادی اب ہو جانی چاہیے، اور اسرا کا فی الحال صرف نکاح۔ فردان، کیا آپ کو ہماری بات سے کوئی اعتراض ہے؟ اس کی آنکھوں میں راہمہ خانزادہ کا سراپا لہرایا اور آنکھوں میں چمک ابھری۔ نہیں بابا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ خوش رہو بیٹا۔ برہان خانزادہ نے خوش ہو کر بیٹے کے کندھے کو تھپکا۔ لیکن بابا، اسرا ابھی چھوٹی ہے، اس کا نکاح اتنی جلدی؟ کبیر نے کہا تو فردان نے بھی سر اسبات میں ہلایا۔ جی بابا، اس کے لیے بہت جلدی ہے۔ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم فی الحال صرف نکاح کریں گے، اس کا رخصتی بعد میں ہو جائے گی۔ تو کبیر اور فردان نے اسبات میں سر ہلایا۔ کبیر، آپ کو کوئی اعتراض؟ وہ خاموشی سے برہان خانزادہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ ان کے سوال پر ہوش میں آیا۔ بابا وہ کیا ہوا کبیر، کوئی پریشانی ہے؟ فردان نے بھی چہرے کا رخ کبیر کی طرف کیا۔ کبیر نے آج بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، وہ کسی حال میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بابا میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جسے میں نے دیکھا نہیں، کبھی میں اس کو جانتا تک نہیں۔ فردان کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا اور برہان خانزادہ کی آنکھوں میں ناسمجھی کی رمق ابھری۔ لالا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نرمین پردہ کرتی ہیں، یہ بات سب جانتے ہیں۔ کبیر کے خیال میں پھر اس کا سراپا لہرایا، وہ ڈھکا چھپا چہرہ اور وہ 2 آنکھیں۔ اس کے دل نے سرگوشی کی تھی کہ وہ شاید غلط کر رہا ہے، لیکن اس کی انا نے پھر اسے ویسا ہی بنا ڈالا۔ مجھے اس کے پردے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کبیر، ہم آپ سے بھی زیادہ پیار اور محبت اپنی بیٹی نرمین سے کرتے ہیں، اور یہ بات ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ اس گھر میں ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو، یا ہمارا اپنا خون یا یہ ناانصافی کرے۔ تو اس لیے بہتر ہوگا کہ سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کریں۔ برہان خانزادہ درشت لہجے میں بولے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبیر کا یہ جواب ہوگا۔ بابا پلیز مجھے فورس مت کریں، میں نہیں چاہتا کہ میں جسے جانتا تک نہیں اسے شادی کر لوں، کبیر نے ویزاریت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ تو برہان خانزادہ نے فردان کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک نظر کبیر کو دیکھ کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تو برہان خانزادہ کبیر سے مخاطب ہوئے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں کبیر خانزادہ، نرمین رضوان خانزادہ آپ کی بچپن کی منگ ہے اور آپ کے نام سے منسوب ہیں بچپن سے، اور خانزادوں کی غیرت کے خلاف ہے اپنی زبان سے پھر جانا۔ وہ آپ کی عزت ہے، اور اپنی عزت کو کیسے بچانا ہے اور کیسے ڈبانا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ترکی جانے سے پہلے اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کی منگنی ہو چکی ہے نرمین سے، اور اس کے باوجود اگر آپ آج یہ سب بول رہے ہیں تو شرم آنی چاہیے آپ کو، جانتے بوجھتے اپنی زبان سے پھرتے ہوئے۔ خانزادہ ہو، اپنی زبان کا پاس رکھنا سیکھو، اپنی عزت اور غیرت کا پاس رکھنا سیکھو، ورنہ اگر ذرا بھی غیرت نہیں ہے تو مکر جاؤ اپنی منگ سے، ہم مان لیں گے ہمارا بیٹا بے غیرت نکلا۔ بابا، کبیر نے مٹھیاں بھینجتے اپنی آواز کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ ہری آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھیں، گردن کی ہری نیلی نسیں ابھر کر باہر آ گئی تھیں۔ آواز نیچے رکھ کر بات کریں ہم سے، آج ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے آپ پر بھروسہ کیا اور خود سے اتنا دور رکھ کر آپ کو باہر بھیجا۔ باہر کی ہوا آپ کو خوب لگی ہے کبیر خانزادہ، لیکن یاد رکھیے گا اگر ہماری عزت آپ نے مٹی میں ملانے کی کوشش کی تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ بابا آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے میری ایک بار بات تو سن لیں، صحیح سے سن لیں۔ اس بار وہ نرم اور بے بس لہجے میں اپنے باپ سے مخاطب ہوا، لیکن برہان خانزادہ نے منہ موڑ کر اسے جانے کا اشارہ دیا تھا۔ وہ غصہ قابو کرتے اپنے کمرے سے نکل گیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا، غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ برہان خانزادہ کے الفاظوں سے کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی عزت اور غیرت پر سوال اٹھایا گیا تھا، اس کے باپ نے اس کی دکھتی رگ پر وار کیا تھا۔ کیسے وہ اس کی وجہ سے اپنے خون اپنے بیٹے تک کی بات نہیں سن رہے تھے؟ کیا وہ اس سے زیادہ عزیز تھی اس کے باپ کو؟ اسے نفرت ہو رہی تھی نرمین کے وجود سے، اس کی وجہ سے اس کی غیرت بیچ میں آئی تھی، صرف اس کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے آج بے غیرت کہہ دیا تھا۔ یہاں آ کر اس کا ضبط ختم ہوا تھا۔ اس نے غصے سے چیخ کر سائڈ ٹیبل سے واس اٹھا کر پھینکا تھا جو چورا چور ہو گیا تھا۔ اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ ہیلو،
खिड़की से बाहर नजर आते नज़ारे को देखते उसने जवाब दिया था, जबड़े भींचे थे जैसा गुस्सा काबू किया जा रहा हो। कैसा है भाई? अर्श की आवाज़ मोबाइल से गूंजी थी। ठीक, क्या हुआ तुझे? खैरियत? कबीर ने आंखें बंद करके खोली थीं। हरी आंखों के गोशे इस वक्त शदीद गुस्से का पता दे रहे थे। उसकी वजह से आज मेरे बाप ने मुझसे इस तरह बात की, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिल कर रहा है इस जड़ को सिरे से ही उखाड़ दूं। किसकी वजह से भाई? कैसी बातें कर रहा है? कौन सी जड़ को उखाड़ने जा रहा है, मुझे तो बता। नरमीन खानज़ादा। कबीर ने उसका नाम चबा चबा कर अदा किया था। ओ वो हुजाबी मैडम, तेरी मंग। कबीर, तुझे नहीं लगता ये आजकल के ज़माने में पर्दा एंड ऑल, मतलब हाँ, लोग अपनी बहन बेटियों को छुपा कर रखते हैं, लेकिन तू तो उसका कज़न है, एक घर में रहते हो लेकिन तुझसे भी पर्दा। ये सब लड़कियों के ढोंग होते हैं, लड़कों को अट्रैक्ट करने के, वरना तुझे तो वो कम से कम दिखा ही सकती थी, लेकिन तेरे सामने भी इतना नखरा। अर्श का बाहर के ममालिक के हिसाब से जो लड़कियों के लिए इमेज बना हुआ था वही कबीर को सब समझाने लगा। ठीक कह रहा है तू, ये सब नाटक है मुझे अब बाकी लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हों। सबको उसने अपने काबू में किया हुआ है। दाजान और बाबा उसके सामने किसी को कुछ नहीं समझते। आज मेरे सगे बाप ने मुझ पर उसे फौकियत दी है, मैं तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसका खुमियाजा वो ज़रूर भुगतेगी। कबीर इस वक्त जिस गुस्से की आग में जल रहा था उसमें अर्श की बातों ने तेल की मानित काम किया था। कबीर को बुरहान खानज़ादा की कड़वी बातों के सिवा कुछ याद नहीं था। वो बातें सोच सोच कर उसका खून जला रही थीं। उसकी इज्जत और गैरत पर आई थी बात, और अब वो इससे पीछे नहीं हट सकता था। अब वो इस शादी से पीछे नहीं हट सकता था। शाज और फास अपनी आपी के पास भागे हुए आए थे, जो इन्हें सबसे प्यारी थी। इस घर में सबसे ज़्यादा प्यार बचपन से ही इन्हें नरमीन ने ही किया था। वो नरमीन के बहुत करीब थे। रहमा और इसरा जो पहले से ही नरमीन के कमरे में डेरा जमा कर बैठी थीं, शाज और फास के आते ही मुंह के जाविये बिगाड़े। इन सब का ज़्यादातर वक्त उनके कमरे में ही गुजरता था। तुम दोनों क्यों आ जाते हो हमारे पीछे पीछे? लड़कियों को कभी अकेला भी छोड़ दिया करो, इसरा ने मुंह चढ़ाते हुए कहा। आपू, आपके पास नहीं आया हम। नरमीन आपी का कमरा है, उनके पास आए थे, इन्हें ये कहने के मोरे शॉपिंग पर जा रही हैं और इन्हें भी बुला रही हैं। राहिमा के कान फौरी खड़े हुए थे। क्या मोरे शहर जा रही हैं? हम भी चलते हैं फिर। जी नहीं, आप दोनों यहीं आपी के कमरे में बैठकर बातें करें ना, आपको नहीं बुलाया। तुम चुप करो, हम भी जाएंगे, हम अभी चाची से कहते हैं। इसरा इन्हें खामोश करवाते खड़ी हुई थी। नरमीन जो ड्रेसिंग रूम में थी उनका शोर सुनते बाहर आई। क्यों लड़ रहे हो आप लोग फिर से? आपी, मोरे और बड़ी मामा नीचे बुला रही थी आपको शॉपिंग के लिए। इसरा और राहिमा आपी बिला वजह पीछे लग गई हैं। नहीं, हम भी मोरे से कहते हैं, हम तीनों चलते हैं ना। राहिमा जो शॉपिंग की दीवानी थी फौरन तैयार खड़ी हुई। नरमीन ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। वो तीनों नीचे आए, इबाया और नकाब करके, क्योंकि इन्हें बिना पर्दे के बाहर जाने की इजाज़त ना थी। अरे लाला, आप लेकर जा रहे हैं हमें शॉपिंग पर? इसरा ने कबीर को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे देखा तो चहक कर बोली, हाँ गुड़िया चलो। उसने एक नज़र नरमीन खानज़ादा को देखा, जो हमेशा की तरह आज भी पर्दे में ढकी छुपी थी, नज़रें नीचे किए खड़ी थी। नरमीन जानती नहीं थी, वरना कभी उसके साथ जाने की हामी ना भरती। कबीर की नज़रें खुद पर महसूस कर सकती थी, वो उसे घबराहट हो रही थी। इसरा, हमारी तबीयत, चलो इसरा, देर हो रही है। नरमीन जो कबीर की नज़रों से घबराती इसरा को मना करने लगी थी, कबीर की आवाज़ पर खामोश हुई थी। इन तीनों के साथ शाहाना बेगम भी मौजूद थीं, जो आगे फ्रंट पर कबीर के साथ बैठ गईं और वो तीनों पीछे बैठीं। मिरर के दोनों तरफ इसरा और रहमा बैठी थी और नरमीन उनके दरमियान। कबीर ने कार स्टार्ट करने से पहले मिरर अपनी तरफ सेट किया, जिसमें नरमीन का अक्स भी इस मिरर में आसानी से वाज़े हो सकता था। वो सर्द नज़रों से उसे देख रहा था। सुबह की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, जिसको वो इतनी आसानी से भुला नहीं सकता था। कबीर की नज़रें मिरर के उस पार नरमीन पर ही थीं। नरमीन की नज़रें उठीं तो कबीर, जो सर्द नज़रों से उसे देख रहा था, खुद ब खुद उसकी निगाहों में नरमी का अंसर शामिल हो गया। वो मबहूत होकर उसे देखने लगा। बिना पलकें झिपकाए नरमीन ने अगले लम्हे नज़रें नीचे करी तो कबीर को होश आया। वो उसकी आंखों में हमेशा गुम हो जाता था। ये आंखें यकीनन उससे कुछ गलत करवा कर छोड़ेंगी। उसने सर झटकते कार स्टार्ट की थी। नरमीन का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उसका दिल कह रहा था कुछ सही नहीं है, ज़रूर कुछ गलत होने वाला है। असमारा खानज़ादा के शौहर और ज़रगाम के वालिद इस्माइल खानज़ादा ने ज़रगाम को अपने कमरे में बुलाया था, जो अभी बाहर से वापस आया था। जी बाबा, आपने बुलाया मुझे? हाँ बैठो बेटा, खान हवेली गए थे कल हम। इस्माइल खानज़ादा ने अपनी बात का आगाज़ किया। वहाँ बुरहान लाला और दाजी से हमारी बात हुई थी। कबीर अब आ गया है तो उनका कहना है कबीर और फरदान की शादी कर दी जाए, और उसके साथ ही आपका और इसरा बेटी का निकाह भी। ज़रगाम जो इस बात की कतई तवक्को नहीं रखता था, ये सुनकर उसकी सांसें थमी थीं। उसे पता था अब कबीर के आने के बाद ये सब ज़रूर होगा, लेकिन अभी इससे ये नहीं जानता था वो। ज़रगाम, हम आपसे कुछ कह रहे हैं बेटा। जी बाबा, हम सुन रहे हैं। तो बताएं बेटा, आपकी क्या राय है इस बारे में? ज़रगाम खामोश रहा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, मैं राज़ी हूँ बाबा, आप मेरी रजामंदी दे दें। वो खामोशी से उठता अपने कमरे की तरफ चला गया। ज़रगाम खानज़ादा के दिमाग में क्या चल रहा था ये उसके सिवा और कोई नहीं जानता था।
نہیں کبیر خانزادہ نہیں، ہر چیز جو مجھے چاہیے ہو وہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ تم کیسے سب آسانی سے حاصل کر لیتے ہو، کیسے بن مانگے سب تمہاری جھولی میں آ گرتا ہے، کیسے تم ہر اس نعمت تک پہنچ جاتے ہو جہاں تک جانے کے لیے میں جتن کر رہا ہوتا ہوں۔ نہیں اب نہیں، بس بہت ہوا، زرغام خانزادہ کسی کا غلام نہیں ہے، یہ خوشی تمہیں حاصل نہیں ہوگی بلڈی کزن۔ وہ جب سے روم میں آیا تھا کمرے کا حشر بگاڑ چکا تھا، بھوری آنکھیں خون اگل رہی تھیں، سانسیں پھولی ہوئی تھیں، وہ ذہنی کیفیت میں بڑبڑا رہا تھا۔ اسے کبیر خانزادہ سے نفرت ہو رہی تھی جو اس کی ہر خوشی پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا تھا، خوشی بھی وہ جو بھلائے نہ بھولے، نرمین خانزادہ۔ ہر رات اسے سوچ کر آنکھیں بند کی تھیں اور ہر صبح آنکھیں کھولے جو پہلا چہرہ اس کی آنکھوں میں آتا وہ نرمین خانزادہ کا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا، لیکن یہ دل کیوں نہیں مان رہا تھا؟ وہ مانتا تھا کوئی اور اس کے حصے میں ہے، لیکن اس کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو اسرا خانزادہ کو کبھی غور سے بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے دل میں آگ لگی تھی جو وہ کیسے بجھاتا یہ وہی جانتا تھا، اور اب اس آگ کی لپیٹ میں وہ کس کس کے وجود کو لیتا اسے وہ خود بھی ناواقف تھا۔ حسد بہت بری شے ہے، انسان اس چیز کی قدر کبھی نہیں کرتا جو اللہ نے اس کی جھولی میں بن مانگے ڈالی ہوتی ہے۔ اسے وہی چیز پسند آتی ہے جو کسی دوسرے کے حصے ہو، اور اس حسد کی آگ میں جلتے وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور اپنے سے جڑے ہر رشتے کو تباہی کے دہانے لا کھڑا کرتا ہے۔ گاڑی شہر کے بڑے مال کے باہر آ کر رکی تھی۔ نرمین کا سارا سفر الجھن میں گزرا تھا۔ ایک کبیر کی نظریں اسے خوفزدہ کر رہی تھیں جو ہر تھوڑی دیر بعد اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور دوسرا اس کے اندر کی بے چینی اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی، جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تینوں مال میں داخل ہوئی۔ شاہانہ بیگم کے ساتھ کبیر گاڑی پارک کر کے آیا۔ مال میں آنے جانے والی لڑکیاں مبہوت ہو کر اس شہزادے کو دیکھ رہی تھیں جو بلیک جینز پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے، اس پر لیدر کی بلیک جیکٹ پہنے سب سے بے خبر مغرورانہ چال چل رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ آگے پیچھے کئی لڑکیاں اسے دیکھ رہی ہیں۔ وہ اپنی مبہوت کر دینے والی شخصیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اسرا کے برابر آیا تھا، رحمہ، نرمین اور شاہانہ بیگم ساتھ، جبکہ اسرا اکیلے چلتی اپنے لیے کچھ خوبصورت تلاش کرنے میں مگن تھی۔ لالا، میں آج آپ کی جیب اچھے سے خالی کروانے والی ہوں۔ بالکل گڑیا، تم پورا مال خرید لو، تمہارے سامنے کچھ نہیں ہے۔ کبیر، لالا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیے گا، اپنے تو پیار میں کہہ دیا، لیکن یہ میڈم آپ کا بالکل خیال نہیں کریں گی، سچ میں آپ کو کنگال کر دیں گی۔ رحمہ ان کے پاس آ کر کبیر کی مہربانی پر اسے وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ کبیر ہلکا سا کہکا لگاتے پیچھے مڑ کر ایک نظر نرمین کو دیکھنے لگا جو شاہانہ بیگم سے ہی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن اس کے کان کچھ بھی سننے سے قاصر تھے۔ اس نے چہرہ موڑا اور اسرا رحمہ کو لیے ایک شاپ میں داخل ہوا تو نرمین اور شاہانہ بیگم اس کے پیچھے اندر آئیں۔ خوش آمدید سر، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ سامنے بلیک پینٹ شرٹ میں کھڑی ہیلپر کبیر سے مخاطب ہوئی۔ کیا آپ مجھے خوبصورت مشرقی لباس دکھا سکتی ہیں؟ جی بالکل، آئیے میڈم۔ وہ اسرا اور رحمہ کو اپنے ساتھ لیے خوبصورت سے لباس دکھانے لگی۔ نرمین خود ہی ہینگ ہوئی ڈریس دیکھنے لگی اور شاہانہ بیگم اسرا اور رحمہ کے پاس آ گئی جو ایک دوسرے سے لڑ رہی تھیں۔ میں بڑی ہوں اس لیے میں لوں گی یہ ڈریس، رحمہ بولی تو اسرا نے غصے سے ناک چڑھائی۔ یہ کوئی بات نہیں، اس ڈریس پر پہلے میری نظر پڑی تھی۔ میڈم پلیز، یہ ڈریس آپ دونوں کو مل جائے گا، لڑیے مت۔ وہ ہیلپر پریشانی سے ان کے چہرے دیکھنے لگی۔ کبیر نے انہیں دیکھ نفی میں سر ہلایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں نرمین ڈریس ہاتھ میں لیے ادھر ادھر کر کے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا، جہاں نرمین نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے بالکل پیچھے 2 قدم کے فاصلے پر کبیر کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر پلٹی تو اسرا اور نرمین دور کھڑی لڑ رہی تھیں اور شاہانہ بیگم انہیں سمجھا رہی تھی۔ وہاں ہینگ ہوئے کپڑے انہیں چھپا گئے تھے کہ کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ اس نے پھر پلٹ کر دیکھا کہ شاید اس کا وہم ہو، کبیر اس کے پاس نہ ہو، لیکن یہ خواب نہ تھا، وہ واقعی اس کے پاس کھڑا سپاٹ چہرے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی گھبرائی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں جو ڈر سے مزید پھیلی ہوئی تھیں، کوئی کبیر سے پوچھتا وہ کتنی دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا تو نرمین کو اور گھبراہٹ ہونے لگی۔ کبیر اس کی آنکھوں میں گم تھا کہ اسے صبح کا منظر یاد آیا۔ اس کی نظروں میں جو نرم تاثر تھا وہ خود بخود سخت ہو گیا۔ اسے نرمین کو دیکھ وہ سب باتیں یاد آنے لگی جو اس کے باپ نے کہی تھیں، وہ سب باتیں یاد آنے لگی جو عرش نے اسے کہی تھیں۔ وہ خاموش اور سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نرمین اس کی ہری آنکھوں میں غصہ، وحشت، ضبط سے جبڑے بھینچنا سب کچھ دیکھ سکتی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی۔ یہ سب لڑکیوں کے ڈھونگ ہوتے ہیں لڑکوں کو اٹریکٹ کرنے کے، ورنہ تجھے تو وہ کم از کم دکھا ہی سکتی تھی، لیکن تیرے سامنے بھی اتنا نخرا۔ اس کے کانوں میں عرش کے الفاظ گونجے تھے۔ کیا وہ واقعی پردہ کرتی تھی یا سچ میں وہ اس کے سامنے ڈھونگ کر رہی تھی؟ اس نے سامنے کھڑی لڑکی کو آزمانا چاہا تھا، اس کا حق تھا، آخر کو وہ اس کی منگ تھی، پھر زبردستی کی ہی صحیح۔ نرمین نے اس کی سائڈ سے جانا چاہا تو کبیر نے ایک ہاتھ اس کے سامنے دیوار پر رکھ دیا۔ اس نے گھبرا کر دوسری طرف سے جانا چاہا تو کبیر نے پھر اپنا ہاتھ رکھتے اسے حصار میں لیا۔ نرمین کی آنکھوں میں ڈر اور آنسوؤں کے باعث چمک وہ بخوبی دیکھ سکتا تھا، لیکن آج وہ ان آنکھوں میں خود کو گم نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسی مقصد کے تحت تو وہ سب کو شاپنگ پر لایا تھا تاکہ وہ اس لڑکی سے مل سکے جو اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کہاں ہوتی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔
हमें जाने दें प्लीज़, नरमीन ने नम हल्की आवाज़ में उससे कहा तो वो खामोश आंखों से उसे देखने लगा। इतनी खूबसूरत आवाज़, क्या वो लड़की पूरी की पूरी कोई सहर थी? पहले हसीन आंखें, उस पर ये धीमा नरम लहजा और शीनी आवाज़। उस रात कबीर होश में ना था, लेकिन आज वो अपने होशो हवास का दामन थामे उसके सामने खड़ा था। कबीर ने अपनी आंखें मीचते खुद पर काबू पाया था। अपने चेहरे से ये नकाब उतारो, कबीर ने अपने चेहरे पर बेजारी लाते उससे कहा, जबकि दिल में हशर बरपा था। उसने नरमीन की आंखों में देखा जो उसके अल्फाज सुनते बेयकीनी से उसे देख रही थी।